ऐसे जे सज के संवर के जे रहबू त सचहु के मन पगला जाई हो, पगला जाई हो ये गोरिया, आनी पानी आ जाई हो। और मेरा नाम ही संतोष है, तो इसलिए सब्र तो मुझ में होगा ही। और सपने में आके मोहम्मद रफ़ी खुद बैठ के और मुझे गाने का मुखड़ा सिखा के, आओ बेटे। मतलब नाजिर हुसैन और राजेंद्र प्रसाद नहीं होते तो आज भोजपुरी होता नहीं होती। मैं आजकल के बच्चों को देखता हूँ, राजेंद्र प्रसाद उनको पता ही नहीं है कौन है। अब एक नए स्ट्रगलर को अगर इतना बड़ा आसानी से कोई चीज़ आपको मिल रहा है तो ये फिर आप कमज़ोर हो जाते हो। मोहन सिंह का पहला पिक्चर मैं किया था रंगली चुनरिया तोहरे नाम। हो मनवा लागे अब तोहरे गाँव में। ये फिल्म थी पवन सिंह की, गाना उन्होंने गाया था। जी जी जी, पवन सिंह के साथ तो काफ़ी गाने हैं अभी भी। ओ चला गया चांद कहाँ आसमां को छोड़ के, ढूंढ रहे हैं सितारे दिल गया तोड़ के। भोजपुरी में तो सिंगर एक्टर तो है ही, सेम ही आजकल चलता है जी। तो उसमें राइटर को मतलब अपने पास रखते हैं कि नहीं यही मेरा राइटर है, यही मेरा गाना लिखेगा, सब कुछ यही करेगा, बाकी राइटरों का कोई सवाल ही नहीं होता, वो आता नहीं है। अच्छा एक चीज़ और बताइए कि जैसा कि होता क्या कि गाने ही चोरी हो जाते हैं, सुनने में आता है नए लड़के आते हैं, हो सकता है टैलेंट उनमें है, वो अच्छे लिख रहे हैं, हो ऐसे भी आते हैं कि भोजपुरी में नहीं भाई कुछ अब अश्लील लिखो। देखिए उस पे भी पवन सिंह, खेसारी लाल, दिनेश जी, रवि किशन, मनोज तिवारी, चिंटू, कल्लू, रितेश पांडे, सबके साथ काम किया है। जितने सारे लोगों का नाम लिया है आपने, हाँ। उसमें बढ़िया कौन गाता है? मेरा गाना ना चुराए भाई, मैं गरीब कलाकार हूँ। क्योंकि हम वहाँ से आते हैं और ये अच्छी बात है। भोजपुरी मतलब उसकी खूबसूरती है कि लोग भोजपुरी को लेकर बात करते हैं, क्योंकि अश्लील तो राजस्थानी भी है। जय जय बिहार, जय जय बिहार, जय जय बिहारी, प्यार मांगे दुलार निभावे यारी। भारत के पहला राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, भारत के पहला राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, चाणक्य के कूटनीति और गुरु गोविंद के कैला याद, कर्पूरी ठाकुर जन के नायक, श्रद्धा सिन्हा सुर के रानी, नाच भिखारी ठाकुर के यह कालिदास के अद्भुत बानी, यह कालिदास के अद्भुत बानी। लिखता जा तू मोती होंगे अक्षर काले, लिखता जा बस लिखता जा तू मोती होंगे अक्षर काले, कल ये जाके मरहम बनेंगे उंगलियों के तेरे छाले। चल चल रे बटोहिया भाई, ई बाट न कहियो राई, चल चल रे बटोहिया भाई, ई बाट न कहियो राई, जेकरा बाप न बाटे माई, जेकरा बाप न बाटे माई, बताव राम जी। बनारस का एक और भी किस्सा है। वहाँ पे कौन से साधु किस रूप में घूम रहे हैं, मतलब एक तरह से आप कहना चाह रहे हैं कि भगवान भी घूमते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ आपको कहना मुश्किल है कि कौन सा शख्स क्या है। वो कीनाराम आश्रम में तो आपको एक उड़न खटोला मिलेगा, लकड़ी का एक चौकी टाइप का है, और उसी पे बैठ के और कीनाराम जी आकाश गमन करते थे। आपको घर भी वहाँ मिलेगा ना, वहाँ का घर भी आप देखिएगा तो मंदिर के तरह ही मिलेगा मंदिर जैसा ही घर मिलेगा। मैं कंफ्यूज हो गया था जब पहली बार मैं बनारस गया था। स्वागत है आप सबका द विपिन सिंह शो में। आज हमारे साथ एक ऐसे मेहमान हैं, भोजपुरी में अपनी बहुत अच्छी पहचान बनाई है, बहुत सुपर हिट गाने दिए हैं। आप जितने सारे लोगों को जानते होंगे भोजपुरी इंडस्ट्री में, जितने सारे सुपरस्टार हैं, सबके साथ उनका गाना है और बहुत अच्छा लिखते हैं, म्यूज़िक देते हैं और अच्छा गाते भी हैं। वह कोई और नहीं, संतोष पुरी सर हैं। स्वागत है सर आपका द विपिन सिंह शो में। आज आपने टाइम निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपकी। जी 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 विपिन जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे बुलाया, आप अपने शो पे बुलाए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि आप संगीतकार हैं, गीतकार हैं, गायक हैं, तीनों चीज़ों को कैसे मैनेज करते हैं और ये शुरुआत कब से हुई?
क्या इसके पीछे की कहानी क्या है? देखिए, तीनों चीज़ को तो मैनेज अभी नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ गीत संगीत ही ज़्यादातर कंटिन्यूटी में है। जी। हाँ, सिंगिंग कभी कभी मेरे हिसाब का जो गाना रहता है, जो मेरे वोकल कोड को जो मैच करता है, जी। वो गा लेता हूँ। तो आपने तो बहुत सारे दिग्गजों के साथ काम किया है। भोजपुरी की अगर बात करें तो भोजपुरी में लगभग सभी के साथ आपने काम किया। पवन खेसारी, दिनेश लाल, अभी जो भी नाम हम जानते हैं लगभग सभी के साथ आपने काम जी किया जी, है। बिल्कुल। हिंदी में भी काम किया है, उदित जी के साथ किया है आपने, जी जी और भी कई हिंदी कलाकारों के साथ आपने काम किया है। जी तो भोजपुरी, सबसे पहले भोजपुरी की शुरुआत हुई आपकी। जी। तो भोजपुरी में जब आप आए तो डायरेक्ट मुंबई आना हुआ कि कुछ कहानी है इसके पीछे, कुछ स्ट्रगल है? शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो ये तो बचपन से ही शुरू हो गया था। स्कूल में गाना शुरू हुआ, वहाँ शाबाशी मिलती थी टीचर सबसे, और कंपटीशन में जीत के आते थे। ऐसे धीरे धीरे कारवां बढ़ता गया, और फिर शुरुआत मेरी पटना से हुई थी, जहाँ एक कंपनी था स्टार मेलोडी म्यूज़िक कंपनी, जिसके ओनर थे विद्यासागर गुप्ता जी। उन्होंने मेरे टैलेंट को पहचाना और मुझे ब्रेक दिया। वहाँ 3 साल काम करने के दरमियान वहीं मुझे देवी जी से पहली बार मुलाकात हुई थी, जहाँ वो गाने के लिए चांस मांगने आई थी। तो वहाँ मुलाकात हुआ, फिर उसके बाद हम लोग एक दूसरे का कांटेक्ट लिए। मुझे अच्छा लगा उनका वॉइस, और फिर मैं वहाँ के बाद दिल्ली चला गया। अच्छा। फिर दिल्ली कम से कम मैं 3-4 साल वहाँ भी रहा। इसी दरमियान देवी जी भी संजोग बस वहीं थी, और ऐसा संजोग बना कि हम लोगों ने फिर हिट गाने दिए कुछ टी सीरीज से देवी जी के साथ में? हाँ, आइले मोरे राजा, अच्छा। लेके ढोल बाजा, अरे वाह, फिर वो राजधानी पकड़ के आज, सब आप ही ने लिखा था? ऐसा कम से कम 17-18 अरे वाह। गाने हम लोगों ने हिट दिए टी सीरीज से। तो देवी के साथ जो आपने काम किया, इतने सारे हिट दिए, तो उनके कैरियर के लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि वो स्ट्रगल कर रही थी। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे लिए भी बड़ी बात थी, क्योंकि जहाँ उनको फ़ायदा हुआ तो मुझे भी फ़ायदा हुआ। एक दूसरे के पूरक हम लोग बने, और दोनों का कैरियर आगे बढ़ा वहाँ से। तो वहाँ से अइले मोरे राजा, ये सब सारे गाने काफ़ी फेमस हैं। जी तो दोनों जैसे जैसे समय के साथ आगे बढ़े, जी तो उसके बाद क्या भोजपुरी में जो जैसे और सिंगर साथ आपने गाना गाया, जैसे पवन सिंह, खेसारी लाल, दीनेश लाल यादव, जी जी जितने सारे दिग्गज हैं जो भोजपुरी सिंगर है, लगभग सभी के साथ आपने काम किया है। जी। और शुरुआत में जब इतने सारे हिट दिए, तो जब इनके साथ आप काम कर रहे थे, जैसे दिनेश जी, पवन सिंह के साथ, तो इनके साथ भी कई गाने हिट हुए, तो इनके साथ का क्या है, कुछ कहानी बताइए। जी, दिल्ली के बाद मैं डायरेक्ट बनारस पहुँचा, और बनारस दिल्ली के बाद मुझे महसूस हुआ कि मुझे थोड़ा सा और म्यूज़िक को समझना है। तो इसके लिए मुझे पता लगा कि भाई ये बनारस में म्यूज़िक का काफ़ी स्कोप है, वहाँ अध्यात्म भी है, और अध्यात्म से मुझे लगाव भी था, और म्यूज़िक से भी मुझे और जानना था कि म्यूज़िक को और कितना जान सकता हूँ, मेरे अंदर ललक था। तो मैं फिर बनारस चला गया। वो गाने हिट होने के बावजूद मैं फिर से वापस एक तरह से सीखने के लिए या समझने के लिए म्यूज़िक को सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं करीब 7-8 साल तक बनारस में रहा। तो बनारस में क्या मतलब कैसे सीखना हुआ? हाँ, तो बनारस में वहीं कुछ साल गुजरने के बाद जब मुझे म्यूजिक की समझ आया कि और कितना डीप हो सकता है और क्या हो सकता है खूबसूरत, वो जब मुझे अपने आप पर विश्वास हुआ महादेव की कृपा से, तो वहीं फिर मुझे ये नाइस म्यूज़िक वाले का ऑफ़र आया, राजेश उपाध्याय जी का, जी, नाइस म्यूज़िक से। तो वो पवन सिंह की पहली पिक्चर बना रहे थे। अच्छा। तो उसमें मुझे पहला मौका मिला। पहली फिल्म थी रंगली चुनरिया तोहरे नाम। उसमें उदित नारायण जी गाए हैं, रूप कुमार राठौर गाए हैं, सुरेश वाडकर जी गाए हैं, विनोद राठौर जी गाए हैं, बहुत बड़े बड़े लोग हैं। हाँ, पवन सिंह, कल्पना तो गाए ही हैं। तो वो काफ़ी बड़ा ब्रेक था मेरे लिए, पहला ब्रेक। और
वहाँ के बाद फिर फिल्म लाइन में मैं एंट्री मेरा हो गया, और वहाँ के बाद कंटिन्यूटी में करीब बहुत सारी पिक्चर किया और कर रहा हूँ। जैसे आपने अभी बताया कि अध्यात्म से जुड़ने के लिए मैं बनारस जी। गया, तो अध्यात्म और संगीत म्यूजिक जी इन दोनों का क्या कनेक्शन है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात, जब मैं बनारस पहुँचा तो वहाँ मुझे रहने के लिए न किसी से मेरा परिचय नहीं था, तो मेरा रहने का और वहाँ कोई ठिकाना नहीं था, न किसी से परिचय था। तो वहाँ कुछ महीनों ठोकर खाने के बाद, इधर उधर गुजारने के बाद, मुझे एक बहुत ही सज्जन मिले, जैसे अपना बड़ा भाई भी कह सकते हैं, गॉड फादर भी कह सकते हैं, रामानंद राय जी। वो मुझे अपने घर ले गए और कम से कम 7-8 महीना समझिए कि वो मुझे अपने घर पे रखे, बिना परिचय के एक लड़के को अपने घर पे रखना और उसका सारा खर्चा उठाना, पॉकेट खर्चा भी देते थे। तो इस तरह का इंसानियत और इस तरह से म्यूज़िक को सपोर्ट करने वाले लोग बहुत कम हैं, और मिल जाते हैं ऐसा ईश्वर का, जिसको आगे आपको बढ़ाना रहता है, तो ऐसे लोग आपको मिल जाते हैं। और मैं बहुत बहुत आभारी हूँ रामानंद भैया का, जिन्होंने कभी जीवन में नहीं भूल पाऊँगा, बहुत सपोर्ट किया उन्होंने मेरा। और फिर वहाँ के बाद जर्नी स्टार्ट हुआ, और अध्यात्म तो वहाँ के मिट्टी में है, बनारस के मिट्टी में ही अध्यात्म है। वहाँ आप को जैसे ही आप बनारस के धरती पे कदम रखेंगे, आपको एक मतलब ऐसा लगेगा कि मैं सारा दुनिया से छूट गया हूँ, और आपको बहुत ही सुकून महसूस होगा। खास करके गंगा जी के घाट पे जब आप बैठिएगा और जब गंगा जी के तरफ देखिएगा, तो आपको मतलब ऐसा लगेगा कि मैं अपना सारा दुख दर्द भूल गया। एकदम सुकून मिलेगा आपको, बहुत सुकून मिलेगा। और वहाँ पे जब दर्शन कीजिएगा मंदिरों का, काशी विश्वनाथ बाबा का, और काल भैरव का, अन्नपूर्णा माता का, दुर्गा कुंड माता का, और किनाराम स्थल का, सर्वेश्वरी समूह का, तो आपको लगेगा कि सारा चीज़ यहाँ ईश्वर से जुड़ा हुआ है, और कौन वहाँ किस भेष में घूम रहा है आपको पता भी नहीं लगेगा, और आपको कोई भी संत पता नहीं क्या दे के चला जाएगा। और हम लोग जहाँ बैठते थे, जहाँ बैठ के कुछ मैं सोचते रहता था म्यूज़िक के बारे में या फिर गीत लिखने के लिए, तो तुलसी घाट पे ही मैं बैठता था, जहाँ तुलसी जी की समाधि है, जो इतने बड़े रचयिता हैं रामायण के। तो इसके चलते तुलसी जी के घाट पे ही मैं बैठ के रचना करता था, और वहाँ रोज़ शाम को आरती देखा करता था। और कहीं ना कहीं मुझे संगीत की तलाश थी, तो मुझे एक बार आरती में गंगा किनारे सुन रहा था, तो उसी में शंख और घंटी की आवाज़ मेरे कानों में आई, और जो टन 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 एकदम जब शंख की आवाज़ आई, तो मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे कानों में संगीत का बीज मंत्र डाल रहा है। और मुझे उस दिन से लगा कि मैं भर गया, अब मैं किसी भी तरह का गाना बना सकता हूँ। तो एक तरह का ये चमत्कार मेरे साथ बनारस में हुआ, जो मैं स्वतः महसूस किया और आज तक कर रहा हूँ, और कभी ना ख़त्म होने वाला एक ईश्वर के तरफ से, भोलेनाथ के तरफ से एक वरदान मिला मुझे। और मैं काशी के मिट्टी का हमेशा आभारी रहूँगा, और वहाँ के लोगों का हमेशा आभारी रहूँगा, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया और मुझे यहाँ तक पहुँचाया। सर, जैसा कि आप बनारस की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा मैं बनारस के बारे में जानना चाहूँगा आपसे, जी। क्योंकि बनारस में बहुत आपने टाइम बिताया वहाँ पे, और इसके अलावा बनारस की बहुत कहानियाँ हैं, मतलब जितनी बात किया जाए उतना कम है। वहाँ पे तो साक्षात शिव जी रहते हैं, जी जी। तो बात ही अलग है। बनारस में साधु संत, आपने बताया कि बहुत सारे लोग किस रूप में घूम रहे हैं हमें पता नहीं है, एक अलग अनुभूति होती है जी। गंगा घाट पे। तो
मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आपने जो फील किया या फिर कुछ किस्सा कहानी थोड़ा सा हमारे साथ शेयर कीजिए ताकि जाने हम भी बनारस के बारे में। नहीं तो वहाँ एक से एक अद्भुत कहानियाँ हैं, लेकिन खासकर जो मेरे साथ गुजरी वो बहुत ही अलग अलग अनुभव रहा है। और मैं मणिकर्णिका घाट की बात करूं तो मणिकर्णिका घाट पे मैं बैठा था और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे लोगों का शव आ रहा था, जा रहा था। तो वो वहाँ पे मुझे एक अलग टाइप का मतलब एक फील हुआ जिसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ, और पता नहीं वो क्या था। तो वहाँ से मुझे एक अलग एक लगा कि भाई कुछ तो है इस दुनिया में और कोई तो शक्ति है जो आपको हर वक्त सपोर्ट करता है। ये जीवन कुछ नहीं है और इस जीवन में आप कुछ नहीं लेके जाएंगे। इस तरह से मैं बहुत डीपली ख्याल में जाने लगा और मुझे वहाँ से सूफ़ी गानों का और एक अध्यात्म की फील हुई और सूफ़ी गानों के तरफ मैं मुड़ा और वहाँ से मेरे लेखनी में बहुत गहराई आ गई। जैसे हाँ, मणिकर्णिका घाट, कीनाराम स्थल, ये सब का बहुत बड़ा योगदान है मेरे लेखनी में। बनारस की बात जैसे हमने बताया कि अध्यात्म आपको संगीत में बहुत कुछ वहाँ से सीखने मतलब अनुभव हुआ आपको लेकर संगीत में घंटी बजी। बनारस में एक चीज़ और आपने बताया कि वहाँ पे कौन से साधु किस रूप में घूम रहे हैं, मतलब एक तरह से आप कहना चाह रहे हैं कि भगवान भी घूमते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ आपको कहना मुश्किल है कि कौन सा शख्स क्या है वो। जैसे वहाँ पे मैं जब 80 घाट पे बैठता था तो वहाँ तरह तरह के लोग आते, 80 घाट पे बैठते हैं। तो वहाँ पे मैं करीब जब से मैं बनारस पहुँचा था और तो वहाँ घाट पे जब मैं बैठता था तो एक शख्स को मैं हमेशा देखते रहता था। वो आसमान के तरफ हाथ ऐसे करके और हमेशा कुछ उतारते रहता था। अच्छा, हमेशा कुछ लपेटते रहता, जैसे पतंग पतंग उड़ा रहा है जैसे। तो मुझे लगा कि यार ये क्या करते रहता है। तो मैंने एक आदमी से पूछा भाई ये कर क्या रहा है। तो बोला कि ये कम से कम 2-2.5 साल से ये मतलब सोच रहा है कि चांद उतार रहा हूँ, चाहे सितारे उतार रहा हूँ, खींच रहा हूँ। तो एक तरह का पता नहीं कौन क्या है और क्या साधना कर रहा है, कहना मुश्किल। वो अलग अलग तरह की लोग वहाँ पर साधना करते रहते हैं। मतलब आप समझ ही नहीं पाएंगे और बहुत साधारण वेशभूषा में रहेंगे। ये नहीं कि बहुत आडंबर बना के ये संत के तरह ये लाल पीला हरा ये सब पहन के, ऐसा कुछ नहीं। बहुत सिंपल सा आदमी भी बहुत ही मतलब बड़ा ज्ञानी निकल सकता है। देखिए ईश्वर है तभी हम हैं, हमारी सांसें तभी चल रही है क्योंकि कहीं ना कहीं वो है। मैंने एक अनुभव से अपने जो भाव से लिखा था कि इस ज़मीं से पहले क्या होगा, इस ज़मीं से पहले क्या होगा, इस ज़मीं से पहले कुछ तो रहा होगा। सही बात। इस ज़मीं से पहले क्या होगा, इस ज़मीं से पहले कुछ तो रहा होगा। वो सितारे यूं ही नहीं चमकते रहते, उनको चमकने के लिए किसी ने तो कहा होगा। वो कोई ना कोई तो है ऐसा छुपी हुई शक्ति है जो ये संसार को चला रही है, हमारी धड़कनें चल रही हैं, हमारी सांसें चल रही हैं। तो ईश्वर तो है, और किस रूप में, किस संत के रूप में, कहाँ घूम रहा है, कैसे घूम रहा है, वो हम लोग नहीं जान पाते। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं वो आपको अपना आशीर्वाद, अपना प्रभाव आप पर छोड़ के जाते हैं, जैसी आपकी नीयत। बनारस की बहुत सारी यादें आपके साथ भी होगी, और जितने सारे लोग बनारस जाते हैं जी, कुछ ना कुछ लेकर ही आते हैं। जी। बनारस की मिट्टी में क्या है ऐसा? बनारस की मिट्टी में इतना ज़्यादा मतलब शक्ति है ना, जिसका अनुभव आप वहाँ जाके ही लगा पाएंगे। और कहा जाता है कि कम से कम बनारस में 3 साल तक रहना चाहिए अगर बनारस को समझना है तो। आपको तुरंत समझ में नहीं आएगा 1-2 दिन में।
कम से कम 3 साल आप वहाँ रहेंगे तब उसके बारे में अच्छे से आपको अनुभव होगा। नहीं तो पहली बार तो जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि गंगा घाट और ये सब के सिवा क्या है। लेकिन जब आप वहाँ रहना शुरू करते हैं तो जैसे परतें खुलती हैं ना धीरे धीरे, सस्पेंस थ्रिलर फिल्म की, उसी तरह से परतें खुलना चालू होगा एक एक। तब आपको लगेगा कि यार ये कौन सी दुनिया है और ये कौन सा जगह है। मैं अपने आप को बहुत ये समझ रहा था, 30 मार्खा समझ रहा था, ये वो समझ रहा था, लेकिन तो यहाँ गली गली में एक से एक बड़े लोग, एक से एक ज्ञानी लोग आपको ऐसे ही मिल जाएंगे जो आपको जीवन का बड़ा से बड़ा रहस्य बता देंगे तुरंत आपको। कोई जैसे मैं इसलिए बनारस के बारे में ज़्यादा चर्चा कर रहा हूँ क्योंकि बनारस की मिट्टी के बारे में जो मैंने सुना है वहाँ पे साक्षात शिव रहते हैं। तो जी और कभी आज तक आपसे पहले बनारस के बारे में चर्चा करने वाला मुझसे कोई मिला नहीं है। जी जी तो मैं थोड़ा बनारस के बारे में जानना चाह रहा हूँ आपसे, क्योंकि आप बहुत करीब से जानते हैं जैसा कि आपने बताया अभी। जी जी तो इसलिए बनारस की चर्चा कर रहा हूँ। जैसे अभी का क्या चमत्कार हो जाए कोई नहीं जानता है। हाँ और वहाँ पे किस रूप में कौन घूम रहा है किसी को पता नहीं है। ज्ञानी बहुत भरे पड़े हैं। जी। तो आपको घर भी वहाँ मिलेगा ना, वहाँ का घर भी आप देखिएगा तो मंदिर के तरह ही मिलेगा। मंदिर जैसा ही घर मिलेगा। मैं कंफ्यूज हो गया था जब पहली बार मैं बनारस गया था, तो ये मतलब मंदिर समझ के एक आदमी के घर में घुस गया मैं। तो जब मैं अंदर गया तो कहा अरे अरे हेयर क्या आवत हुआ। एक औरत आंटी बैठी थी, बोली कि अरे अरे हेयर कहाँ आवत हुआ, ये मंदिर ना ना। हम कहने अरे हम दर्शन करने के, तो कि हमारा घर हुआ। अच्छा हम कहने अरे माफ़ कीजिए माफ़ कीजिए। तो फिर मैंने वही अनुभव जब पवन सिंह की पहली पिक्चर आई थी रंगली चुनरिया तोहरे नाम, तो उसमें जो सुरेश वाडकर गाना गाए हैं एक काशी दर्शन है, तो मैंने फर्स्ट में वही अनुभव लिखा था कि काशी के हर घर मंदिर लागे लोग यहाँ के संत बा। काशी के हर घर मंदिर लागे लोग यहाँ के संत बा, चाहे होखे कौनो मौसम हर दिन यहाँ बसंत बा। वाह सुपर। मतलब आपने उस अनुभव को अपने संगीत में लाया। हाँ, क्योंकि इंसान जो देखता है जो सुनता है उसी को अपने तरीके से प्रेजेंट करता है। तो ये आपका घूमना देखना सुनना भी बहुत ज़रूरी है। संगीत में आप जितना सुनेंगे जितना समझेंगे वही आप दे पाएंगे। कोई बाबा वहाँ पे मिले जो चमत्कार किए? बाबा तो मैं देखिए कीनाराम आश्रम से हमेशा जुड़ा रहा हूँ, आज भी जुड़ा हूँ। अघोर पीठ है, संसार के पीठाधीश्वर हैं वहीं पे। अवघड़ के पीठाधीश्वर का आश्रम वहीं पे है, जहाँ पे अभी गौतम राम जी विराजमान हैं। इससे पहले भगवान अवधूत राम थे, उनके पहले कीनाराम जी थे, उनके भी पहले बहुत सारे संत होंगे। जहाँ तक मुझे जानकारी है ये 3 पीठाधीश्वरों के बारे में मैं सुनता आ रहा हूँ और उनके अनंत चमत्कार हैं। आज भी आश्रम में जाइएगा कीनाराम आश्रम में तो आपको एक उड़न खटोला मिलेगा, लकड़ी का एक चौकी टाइप का है, और उसी पे बैठ के और कीनाराम जी आकाश गमन करते थे, उड़ते थे। आज भी वो उड़ जाता था बीच बीच में कभी कभी, तो उसको जंजीर से बांध के रखा गया है शीशा में। अच्छा, इसको आपने लाइव मतलब अनुभव किया इसको? मैंने नहीं, मैं वहाँ के हजारों लाखों लोगों ने जो काशी में रहते हैं वो सब साक्षात सबूत है। वहाँ पे लोग देखे हैं अपने आँखों से। ये तो हमारे जन्म के बहुत पहले की बात है। हम लोग बाद में पहुँचे, उस आश्रम से जुड़े, वहाँ गली गली में लोगों से सुने कि ऐसी बात है। और वाकई में वो आज भी रखा हुआ है वो उड़न खटोला। अद्भुत है वहाँ की हर हाँ, वो बिना मशीन, बिना पेट्रोल, बिना इलेक्ट्रिक, ना बिना फ्यूल के वो कैसे उड़ सकता है, सोचने वाली बात है। जो लोगों को लगता है मिथ है, झूठ है, कहानी बनाया गया है, ऐसा कुछ नहीं है, क्या बोलेंगे आप? नहीं देखिए,
क्या होता है कि ये सब विश्वास की बात है। विश्वास में ही ईश्वर छुपा है। मानो तो देव, नहीं तो पत्थर। तो ये सब विश्वास के ऊपर निर्भर करता है। ईश्वर विश्वास में ही है। आप विश्वास नहीं करेंगे, ईश्वर आपके लिए नहीं है। और जो विश्वास करेगा उसके लिए ईश्वर है। इस दुनिया में अगर शैतान है तो भगवान भी है ना। अगर शैतान है तो भगवान भी है, और भगवान है तो शैतान भी है। तो सर अभी हम लोग बातें कर रहे थे बनारस को लेकर कि बनारस में देवता हैं, बनारस की हर मिट्टी में भगवान बसते हैं। वैसे ही आपको वृंदावन हुआ, कृष्ण बसते हैं, जी। मथुरा हुआ। तो बनारस की बात हम जब कर रहे हैं तो बनारस में जैसे आपने कहा 80 घाट, मणिकर्णिका घाट। जी। मैंने तो देखा नहीं है, सुना है और वीडियो वगैरह देखा है कि लाखों लाखों लाशें आती हैं, जलती हैं। कुछ सालों तक अभी बंद हुआ है। कुछ सालों तक मैंने देखा कि मैं जब वहाँ रहता था तो कुछ सालों तक, मतलब अभी शायद पता नहीं है कि नहीं। अभी तो मैं वहाँ नहीं रह रहा हूँ तो अभी नहीं कह सकता। लेकिन जब मैं वहाँ रहता था तो भोलेनाथ सबको सुबह जगाते हैं। आपको पता है, खुद शंकर भगवान सुबह सबको जगाते हैं डमरू बजा के। वो साक्षात नहीं आते, लेकिन उनके वेश में शिव जी बन के, शिव का रूप धारण करके कोई इंसान ही उनका भक्त, या जो वहाँ काशी के परंपरा अनुसार वहाँ गली गली में डमरू बजा के और सुबह सुबह शिव जी घूमते हैं, डग 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 डग, और उस आवाज़ से सुबह सुबह सब लोग जगता है। अद्भुत। तो मैं उनके डमरू से ही मैं जगता था सुबह, और फिर अपना 5-6 बजे जग के घाट के तरफ चले जाते थे। घाट के तरफ अपना स्नान करके और फिर अपना दिनचर्या शुरू करते थे। बनारस का एक और भी किस्सा है कि वहाँ पे एक पप्पू की अड़ी है। पप्पू की अड़ी मतलब वहाँ पे आपको मंत्री से लेकर और अध्यापक, टीचर, कवि, डॉक्टर, अनंत प्रोफेशन के लोग बैठते हैं। और वो कहाँ पे पप्पू की अड़ी होता है? चाय दुकान पे। अच्छा। जहाँ मोदी जी भी पिछली बार अभी गए थे, पप्पू भैया के चाय दुकान पे। तो मेरा ज़्यादातर समय या तो घाट पे बीतता था या तो पप्पू भैया के दुकान पे, पप्पू के अड़ी में। तो वहाँ पे क्या है ना कि वहाँ मैं ही एक सबसे कम उम्र का था। बाकी लोग 40, 45, 60, 70, 80 तक उम्र के कवि, डॉक्टर, प्रोफेसर, मंत्री, पुलिस ऑफिसर, ऐसे सब लोग बैठते थे। और उनके साथ मैं भी बैठता था, और बड़े लोगों के साथ बैठ के वहाँ से काफ़ी कुछ सीखने को मिला मुझे। मुझसे भजन वगैरह सुनते थे लोग, मेरा प्रोत्साहन, मुझे हौसला अफजाई करते थे। तो वहाँ से मुझे काफ़ी मज़ा आया। वहाँ मुझे रामानंद भैया ही लेकर जाया करते थे। उन्होंने ही मुझे ये सब जगह बिठाया, अच्छे जगहों पे, और अच्छे लोगों से मिलवाया, परिचय कराया। तो ऐसे अद्भुत लोग हैं, ऐसे सर जब आप मदद करने जब वाले। आप गीत लिखते हैं, शुरू में तो गीत ही लिखते थे, अभी तो मतलब अभी गाने के बारे में आप सोच रहे हैं, गाएंगे आगे जाकर, जैसे बताया आपने, और गीतकार से आपकी पहचान बनी। जब आप गीत लिखते थे तो ये सारे अनुभव आपको काम आते हैं, और जैसे आपने बताया गाना भी लिखा है जी। तो जब आप लिखने बैठते हैं जी। तो ऐसा लगता है कि जो मैंने शक्ति या फिर जो अनुभव ग्रहण किया भगवान से मिला बनारस से, वो मुझे कोई दे रहा है, या फिर कैसे, मतलब इसका थोड़ा फील बताइए मुझे। देखिए, ये तो खैर बचपन से ही शुरू हो गया था। जब मैं बचपन में जब आंख बंद करता था तो लता जी की आवाज़ में मुझे नए नए गाने सुनाई देते थे।
मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में नए नए गाने सुनाई देते थे, गाया हुआ नहीं, अच्छा। नए नए। अरे वाह। तो कभी उन गानों को मैंने लेने की कोशिश नहीं की। हाँ, कुछ गाने मैंने रखे जो आज तक मैंने बेचे नहीं हैं। एक बार तो सपने में आके मोहम्मद रफ़ी खुद बैठ के और मुझे एक गाने का मुखड़ा सिखा के, आओ बेटे ये देखो। सपने में मोहम्मद रफ़ी आए? हाँ, तो इस तरह की मतलब चमत्कार मुझे लगता है कि पता नहीं लोग विश्वास करेंगे कि नहीं, लेकिन ये सत्य है। और मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली मानता हूँ कि मेरे साथ इस तरह के चमत्कार हुए हैं। जो सपने में बताया हुआ गाना मुझे याद रहा और मैं ऐसे लिख लिया सिर्फ, बहुत और सपने। लेकिन आज तक उसको बेचा नहीं और रखा हुआ एक मतलब आशीर्वाद के तौर पर मैं उस गीत को रखा हुआ तो हूँ। आप बता रहे हैं कि सपने में लता जी आती थी, लता जी हाँ, आती, बिल्कुल। वो भी कुछ बता कर जाती थी। हाँ, और मोहम्मद रफ़ी आए थे मोहम्मद रफ़ी। सपना में। बाकी आंख बंद करने पे जब फील करता था उस साउंड को, उस आवाज़ को, तो उस आवाज़ में मुझे नए नए गाने सुनाई देते थे। और सब आपको याद रहते थे। हाँ, बिल्कुल। लेकिन कभी उन गानों को मैंने, मतलब ये नहीं हुआ कि आसानी से कोई चीज़ आपको मिल रहा है तो ये फिर आप कमज़ोर हो जाते हो, तो उसको एक आशीर्वाद समझ के मैं आनंद लेता था। ऐसे धुंधली धुंधली सी कोई शब्द या धुन आते रहता था उड़ते उड़ते, जैसे उनके आवाज़ में ही सुनाई देता था। तो कई बार पकड़ने की कोशिश किया और कुछ मुखड़े मैंने लिखे भी, लेकिन उसको कभी यूज़ नहीं किया। जनरली सपना को अगर कुछ आता है तो सुबह भूल जाता है इंसान। हाँ, लेकिन मुझे याद रहता था, क्या बात है। तो वो आशीर्वाद था ना, इसलिए शायद याद रहता। तो ये लगता था कि कुछ तो है जो मुझे सपोर्ट कर रही है बचपन से, कुछ तो है जो मुझे खींच रही है, और ये लोग क्यों मुझे आके इस तरह से। और म्यूज़िक के प्रति मेरा इतना समर्पण था, शायद ये भी हो सकता है कि जिस चीज़ के प्रति आप इतना डीप चले जाते हैं, आप इतना समर्पित हो जाते हैं कि वो स्वतः ही आपको वो खोजने लगता है। अगर किसी चीज़ को आप भाव विभोर होके एकदम टूट के लग जाए कि हम बस म्यूज़िक के ही हैं, तो वो आपको फिर ढूंढेगा। फिर आपको उसको ढूंढना नहीं पड़ेगा, वो आपको ढूंढेगा। शायद यही शक्ति है कि आपने इतने सारे हिट दिए। हाँ, और देखिए, अब मैं आज भी कहता हूँ कि मैंने कुछ नहीं, वो तो करवा लिया गया है मेरे से। और राइटिंग ऐसी विधा है गीतकार की, कोई भी गीतकार नहीं कह सकता है कि मैंने लिखा है। ये ऐसी शक्ति है कि आप कह नहीं सकते मैंने लिखा है, ये गॉड गिफ्ट है, ईश्वर लिखवाता है, उसी की प्रेरणा से आदमी लिखता है। जैसे बहुत सारे गाने पवन सिंह के साथ हिट हुए, भोजपुरी से खेसारी लाल यादव के साथ हिट हुए, जी, तो ये सारे शक्तियाँ शायद आपको कहीं ना कहीं आपके साथ जुड़ी रही। तो वो जो गाने हिट हुए, जी, थोड़ा सा उन गानों के बारे में बताइए जी। हमें। जैसे पवन सिंह का पहला पिक्चर में किया था रंगली चुनरिया तोहरे नाम, तो उदित जी उसमें गाने के लिए आए थे, और जैसे ही उन्होंने वो गाना गाया, रंगली चुनरिया का टाइटल सॉन्ग, तो वो इतने ज़्यादा प्रभावित हो गए मेरे से कि वो मुझे पर्सनली बुलाए और अपने साथ कार में अपने घर ले गए और बाकायदा बैठा के मुझे चाय नाश्ता करा के फिर मेरे से बोला कि इधर कहाँ रहना होता है, खाने पीने का हो जाता है ना। मैं बोला कि सब ठीक है सर, हो जाता है। बोले कि आज से समझना कि तुम्हारा बड़ा भाई है यहाँ, और जब तक तुम बॉम्बे में हो, कुछ भी ऐसा घटे, पैसा हो चाहे कुछ हो, तो बेधड़क मेरे से मांग लेना। अब एक नए स्ट्रगलर को अगर इतना बड़ा एक शब्द मिल जाए कि भाई आपको कोई इतना बड़ा स्टार सपोर्ट करने वाला है, तो आपका हौसला तो ऐसे ही बढ़ जाता है। फिर मुझे लगा कि मैं कुछ कर सकता हूँ, और मेरा गाना भी बहुत पसंद आया सर को, और ये ऐसा बोल रहे हैं कि शायद वो इसलिए भी बोल रहे होंगे कि ये एक अच्छा कलाकार है। बहुत सारे कलाकार बॉम्बे से चले जाते हैं क्योंकि वो सरवाइव नहीं कर पाते, तो उनको लगा होगा कि यार ये अच्छा कलाकार है, ये लौट के नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो भी बहुत स्ट्रगल किए हैं। तो उनको लगा होगा कि
मुझे सपोर्ट करने वाला कोई नहीं था, लेकिन ये अच्छा कलाकार है, ये लौट के नहीं जाना चाहिए, तो कम से कम इसको मैं बोल दूं ये बात। तो शायद उन्होंने बोला होगा, लेकिन मैं आज तक उनसे कोई सहायता लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और आज तक उनसे बहुत अच्छा रिलेशन है। अभी तक हम लोगों ने 17-18 गाना एक साथ किया है उदित जी के साथ, जिसमें से वो पवन सिंह का जो पहला गाना था वो आपका रंगली चुनरिया तोहरे नाम का टाइटल सॉन्ग, वो आपको एक लाइन सुना देता हूँ। प्लीज। लागल आके करजवा में नैना के बान चला दिहलु, सीधा साधा किसना के प्रेम के रोग लगा दिहलु, हो मनवा लागे अब तो हरे गाँव में, हमके रखी हा प्रीतिया के छाँव में, हाय हमके रखी हा प्रीतिया के छाँव में, हो डसलस हमके प्रेम नगिनिया जहरिया चढ़ते जाए, नस नस में अब उठे लहरिया दर्दिया बढ़ते जाए, तोहरे बहिया में मिले लाया राम, हम तरंगली चुनरिया तोहरे नाम है, हम तरंगली चुनरिया तोहरे नाम। बहुत खूबसूरत। तो इस गाना से वो काफ़ी प्रभावित हुए, बोले कि बहुत अच्छा लिखे हो, बहुत खूबसूरत, और तुम वापस बॉम्बे से मत जाना, और मेरे से जो मदद चाहिए एक बड़ा भाई समझ के मांग लेना। लेकिन महादेव की कृपा से अभी तक ऐसी मतलब नौबत नहीं आई जो उनसे मांगना पड़े, लेकिन वो शब्द मेरे लिए बहुत अनमोल है और मैं उनका हमेशा आभारी रहूँगा। ये फिल्म थी पवन सिंह की, गाना उन्होंने गाया था। जी जी जी, गाना उदित जी ने गाया था, लेकिन ये हीरो पवन सिंह थे। पवन सिंह के साथ भी आपने कई गाने किए? हाँ, है ना, आज भी मतलब पवन सिंह के साथ तो काफ़ी गाने हैं, अभी भी कुछ ये फिल्म था एक दूजे के लिए, जिसका गाना वो वायरल हुआ है, चला, उसमें दिनेश लाल यादव जी भी थे जो, लेकिन वो भी गाना पवन सिंह जी ने नहीं गाया, उसमें हीरो थे जाहिद अनवर, अच्छा, उन्होंने एक नए सिंगर हैं, उन्होंने गाया है, कि ये बहुत अभी वायरल है। चला गया चांद कहाँ आसमां को छोड़ के, ढूंढ रहे हैं सितारे दिल गया तोड़ के, ओ चला गया चांद कहाँ आसमां को छोड़ के, ढूंढ रहे हैं सितारे दिल गया तोड़ के। तो ये सब पब्लिक का प्यार है, और इतना प्यार दिया मेरे गाने को जनता जनार्दन को भी मेरा दिल से धन्यवाद है। अब गाने तो इस ट्रेंडिंग में बहुत चल रहे हैं जी, आज भी चलते हैं, इसके अलावा बहुत सारे गाने हैं जी। पवन सिंह के साथ, खेसारी लाल यादव के साथ, दिनेश लाल यादव के साथ, सबके साथ आपने काम किया है जी। क्योंकि अब भोजपुरी से आते हैं, हिंदी में भी काम किया है, राजस्थानी में भी आपने काम किया है, गुजराती में भी काम किया है। देखिए उस पे भी पवन सिंह, खेसारी लाल, दिनेश जी, रवि किशन, मनोज तिवारी, चिंटू, कल्लू, रितेश पांडे, सबके साथ काम किया है। जितने सारे लोगों का नाम लिया है आपने, हाँ। उसमें बढ़िया कौन गाता है? देखिए बढ़िया गाने में तो मैं पवन सिंह जी का ही नाम लूँगा, क्योंकि वाकई में वो बहुत अच्छे सिंगर हैं, और उन्होंने अभी तक बहुत ही अच्छे अच्छे गाने इंडस्ट्री को, भोजपुरी समाज को दिए हैं। आपके गाने जो पवन सिंह गाए हो खुद? पवन सिंह जी ने मेरा गाना अभी हाल ही में एक मेरा भारत महान करके गाना, ये फिल्म आया था, उसमें गाए हैं, और कुछ गाने हैं जैसे रंगली चुनरिया में ही एक गाना है कि ऐसे जे सज के संवर के जे रहबू त सचहु के मन पगला जाई हो, पगला जाई हो ये गोरिया, आनी पानी आ जाई हो। ये कल्पना जी और उन्होंने गाया था,
तो इसमें हमारे एक मित्र राइटर थे मनोज मतलबी जी, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है, सहयोग है इस गाने में। हम लोगों ने दोनों ने मिल के इस गाने को कंप्लीट किया था। कल्पना जी आती आसाम से हैं। जी कल्पना जी जी आसाम से आती हैं। जी। भोजपुरी में उन्होंने देखा आसामी गाना भी उन्होंने कई गाया ही होगा, गाई ही हैं, लेकिन भोजपुरी से उनकी बहुत पहचान मिली। कल्पना जी वर्सटाइल सिंगर हैं और वो हर तरह का गाना गा सकती हैं। वो अद्भुत हैं। उनका जितना भी तारीफ करूं कम है। फीमेल सिंगर में कल्पना जी, हाँ, फीमेल सिंगर में उनके जैसा तो कोई नहीं है। कोई नहीं है। और उनके बाद अगर किसी को देखा जाए तो जैसे आप बहुत सारे लोगों के साथ काम करते हाँ, हैं। उनके बाद प्रियंका सिंह हैं अच्छा। भोजपुरी में। उनके बाद प्रियंका सिंह बहुत अच्छा गा रही हैं। कल्पना जी तो उनके पहले वाले जनरेशन की थी। हाँ, अभी लेटेस्ट जनरेशन में प्रियंका जी बहुत अच्छा गा रही हैं। और सब लोग अच्छा कर रहा है। अभी एक नई है शिल्पी राज भी अभी अच्छा गा रही हैं। जैसा पवन सिंह, खेसारी, दिनेश लाल यादव, मनोज तिवारी, रवि किशन। रवि किशन तो गाते नहीं हैं, हाँ, तो एक्टर हैं। कल्लू जी गाते हैं। रितेश पांडे। कल्लू जी भी गाते हैं। कल्लू जी तो गाते हैं, रितेश पांडे जी भी गाते हैं। रवि किशन नहीं गाते। दिनेश जी भी गाते हैं। लेकिन सबका अलग अलग जोनर है। सबके वॉइस का ये कहना मुश्किल है कि कौन खराब गा रहा है, कौन सही गा रहा है। लेकिन हाँ, एक कहेंगे कि वॉइस क्वालिटी अगर देखा जाए तो पवन सिंह जी की सबसे अच्छी। तो एक चीज़ मैं कभी देखता हूँ कि जिसे काफ़ी न्यूज़ वगैरह आते रहते हैं कि बहुत सारे जो आर्टिस्ट हैं, एक्टर हैं, सिंगर हैं, जो आजकल भोजपुरी में तो सिंगर एक्टर तो है ही, सेम ही आजकल चलता है जी। तो उसमें राइटर को मतलब अपने पास रखते हैं कि नहीं यही मेरा राइटर है, यही मेरा गाना लिखेगा, सब कुछ यही करेगा, बाकी राइटरों का कोई सवाल ही नहीं होता, वो आता नहीं है। हाँ, ये बात आपने बहुत अच्छा सवाल किया। ये जो ग्रुप बाजी इसको कहेंगे, ये नहीं होना चाहिए। हमारे ख्याल से उसको काम मिलना चाहिए जो वाकई में काम करने लायक है। ये नहीं कि जो आपके ग्रुप में बैठा है, आपका बात मान रहा है, आप जो कह रहे हैं वो कर रहा है। और ठीक है, एक फैमिलियर के तरह एक टीम बना के काम करना अच्छी बात है, लेकिन टीम बनाने के चक्कर में आप कोई अच्छा चीज़ है, कोई अच्छा कलाकार है, उसको इग्नोर करना ठीक नहीं। आप वहाँ पे प्रोटोकॉल तोड़ सकते हैं और हमेशा एक ही जॉनर का, एक ही लेखनी का इंसान, वो पब्लिक भी बोर होता है। तो रिक्वेस्ट है कि ऐसा ग्रुप ना बनाया जाए और उस प्रोटोकॉल, उस ग्रुप को तोड़ते हुए दूसरे लोगों को भी उसमें शामिल होने का मौका मिले। आपका तो अच्छा खासा पहचान है, नाम है, तो आपको शायद इससे परेशानी नहीं हुई होगी। हाँ, या फिर हुई होगी। मुझे तो कोई परेशानी नहीं, क्योंकि मैं हिंदी में भी काम कर रहा हूँ। मैं राजस्थानी भी मेरी पिक्चर है और मैं गुजराती भी पिक्चर करता हूँ। तो मुझे तो खैर मल्टी मैं काम कर रहा हूँ, तो इसलिए उतनी मुझे परेशानी नहीं हुई। लेकिन जो नए लोग आ रहे हैं, जो नए स्ट्रगल कर रहे हैं, हाँ, उन्हीं के लिए तो मैं बोला कि उनको भी शामिल होना, ये उनका मतलब हक बनता है। अगर वो अच्छा कर रहे हैं तो ये नहीं कि नहीं करने आ रहे हैं, मौका मिले। अगर वो अच्छा कर रहे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सभी लोगों से, खेसारी जी से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, पवन सिंह से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी अच्छा लिख रहा है, अगर नया भी आ रहा है, तो ये नहीं कि मैं अपने ग्रुप के लोगों से ही लिखवाऊँ। उस लड़के को भी मौका दें जो एक नया गीतकार आ रहा है, जिसमें आग है, जिसमें जुनून है, कुछ करना चाहता है, तो उस ग्रुप के प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए उसको भी मौका दें। ये मैं अपनी तरफ से निवेदन करता हूँ। बहुत अच्छी बात आपने कही है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि जैसा कि होता क्या कि गाने ही चोरी हो जाते हैं, सुनने में आता है इसका क्या है कि गाने चोरी हो गए हैं, दूसरे गाना कोई और गा दिया, आपने कोई गाना गाया उसी पर कोई और गा रहा है। इसका सबसे कमज़ोर पक्ष है रजिस्टर्ड ना होना।
ये जब आप रजिस्टर्ड कलाकार रहेंगे तो आपका गाना कोई चुरा नहीं सकता है। अगर चुराएगा तो दंड का अधिकारी होगा वो, क्योंकि आप एसोसिएशन के साथ जुड़े हुए हैं। तो दिक्कत वही है ना सर कि मान मान लीजिए कि आप आपके जैसे जो बड़े गीतकार हैं, संगीतकार हैं, वो अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। नए लड़के आते हैं, हो सकता है टैलेंट उनमें है, वो अच्छे लिख रहे हो, अच्छे देखिए, गा रहे हो, कहाँ रजिस्ट्रेशन कराएंगे? देखिए, मैं चाहता हूँ कि ऐसे कलाकार जो आए, जो भी गीतकार आए, वो सबसे पहले वो अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। बहुत ज़्यादा फीस नहीं है, हमको लगता है कि राइटर एसोसिएशन का 2-3 हज़ार फीस होगा, और वो अपना गाना रजिस्टर्ड कराएं, तब किसी कलाकार को दें, तो ये समस्या जड़ से ही खत्म हो लेकिन एक जाएगा। समस्या इसमें और भी जो है ना। थप्पा मारा हुआ जब किसी को आप गाना देंगे तो खुद ही जान जाएगा कि ये भाई रजिस्टर्ड है। हम्म, और इसमें दोनों को फायदा है, क्योंकि वो गाना आपको देने के बाद रजिस्टर्ड वाला, फिर वो गाना किसी और को वो कलाकार नहीं दे सकता है। तो एक तरह से सिंगर भी सेपरेट है कि भाई अब मुझे दे दिया, ये किसी और को नहीं दे पाएगा। और राइटर भी निश्चिंत है कि भाई इसमें मेरा नाम ये नहीं, मतलब दूसरे का नाम नहीं दे सकता, मेरा नाम दे सकता है। और वो गाना कोई और उठा के गाता है तो वो भी नहीं गा सकता है। नहीं तो ऐसा तो कर सकता है ना कि मान लीजिए आपने कुछ दूसरा शब्द यूज किया, और जी, ऐसा तो कर सकता है ना। चोरी करने का तो बहुत तरीका होता है। क्या? आपने कोई दूसरा शब्द यूज किया, हम्म। एक दो शब्द हटा के वो अपने तरीके से उसमें ऐड कर दिया। देखिए, चोरी का तो कोई अंत नहीं है। अगर आप चोरी ही करने आए हैं, कलाकारी करने नहीं आए हैं, तो कोई उसके लिए प्रोटोकॉल ही नहीं है। तो फिर आप यही कीजिए, अपने आप को आप भूल गए हैं। मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने आप को याद कीजिए कि घर से इतने दूर क्यों आए थे, क्या यही करने आए थे? कुछ लोग घर बैठे बैठे चोरी कर रहे हैं, घर बैठे बैठे हाँ, गाना तो गा रहे हैं। क्या होता है कि वो अपना विकास रोक रहे हैं ना, अपना क्रिएशन वो खुद खा रहे हैं। वो अपने क्रिएशन को ख़त्म कर रहे हैं। आप दूसरे पे निर्भर हैं ना, क्योंकि आप कुछ सोच नहीं पा रहे हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग जो गाना चोरी कर लेते हैं, नाम किसी का नहीं लेना है, मैं भी कहूँगा, उनको क्या बोलेंगे आप कि क्यों, मतलब और कौन से वो लोग होते हैं? थोड़ा इशारों इशारों में बात हो जाए देखिए, तो। चोरी करने वाले लोगों का कोई खास पहचान तो है नहीं। हाँ, जब आपका नियत ही आपको चोरी करने का है, हाँ, तो आप खास किसी ना जाति के होंगे, ना किसी बिरादरी के होंगे। चोर का कोई जाति बिरादरी तो है नहीं ना, तो वो कहीं से भी निकल के आ सकता है जब वो चोरी करने के ही नियत से है। तो आपका गाना कोई चोरी हुआ? देखिए, मेरा गाना तो अभी तक भाग्यशाली हूँ कि मेरा गाना आज तक चोरी नहीं हुआ है। और ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि चोर लोगों से कि मेरा गाना ना चुराएं भाई। मैं गरीब कलाकार हूँ, मतलब बहुत मेहनत से लिखता हूँ। ये बड़ी बात, ये अलग दुनिया में आपने बहुत गंभीर वाली बात बोल दी। समझने वाले समझ जाएंगे जो लोग हाँ। होंगे। लेकिन एक चीज़ बताइए, जैसे रजिस्ट्रेशन की बात हो रही थी, गाने चोरी हो जाते हैं और इसको लेकर घमासान बहुत ज़्यादा मचता है यहाँ पे। मतलब माँ बहन पर गाने आ जाते हैं, गाली गलौज लाइव आकर करने लगते हैं, बड़े बड़े स्टार करते हैं, उनका नाम आ जाता है। मतलब इस तरह का एक ग्रुपबाजी चलता है। तो इस ग्रुपबाजी में सपोज मान लीजिए कोई गाना चोरी ही कर लेता है, कोई बड़ा स्टार, कोई बड़ा सिंगर या फिर बड़ा राइटर चोरी कर लेता है, कोई नया आदमी लिख रहा है और रजिस्ट्रेशन भी कराया है, क्या लड़ पाएगा उन लोगों से? वो थोड़े लड़ेगा, एसोसिएशन लड़ता है। उसको तो सिर्फ जाके निवेदन देना है, रजिस्टर्ड कराया है तो कि भाई ये कलाकार ने मेरा गाना चुरा लिया है, ये देखिए। एसोसिएशन लड़ता है? अरे बिल्कुल लड़ता है। अच्छे अच्छे मतलब कलाकारों को हालत खराब कर देगा। इस प्रोसेस में कोई जाता नहीं ना है, क्योंकि लोग ये सोचते हैं कि चलो भाई अपने लोग हैं, क्यों केस करना, चाहे क्यों है ये सब करना। तो ज़्यादातर कलाकार जो हैं एक रिलेशन निभाने के चक्कर में, एक व्यवहार के चलते कहते हैं कि जाने दो यार, क्या हो गया, छोड़ो हटाओ, अपने घर का बात है। जैसा कि एक खास पहचान भी भोजपुरी से आपको मिली है, जी।
तो भोजपुरी के बारे में थोड़ी ज़्यादा चर्चा होनी चाहिए। बाकी तो और इंडस्ट्री पे आप काम करते ही हैं, हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, उस पर भी करेंगे। खास पहचान मिली है, बहुत सारे लोग जानते हैं, और सारे जो बड़े आर्टिस्ट हैं सब जानते हैं आपको। जी। और जब कुछ रोमांटिक लिखना होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको याद ज़रूर करते होंगे। जी, हर तरह का गाना देखिए, मुझे लगता है कि मैं गज़ल, भजन, ठुमरी, कव्वाली, कीर्तन, रोमांटिक, पॉप, रैप, मतलब वेस्टर्न, सूफ़ी, मतलब ऐसा कोई भी अंग नहीं जो मैंने नहीं लिखा है। हर तरह का सिचुएशन का गाना लिखा है, हर तरह के मूड का गाना लिखा है और लिख भी रहा हूँ। जस्ट मैं यही पूछने वाला था जी। कि हर तरह के गाने लिख देते हैं आप। तो ऐसे भी आते हैं कि भोजपुरी में नहीं भाई कुछ अब अश्लील लिखो, हाँ, मेरे पास ऑफ़र आते हैं ऐसे, तो कभी लिखा लेकिन आपने? मैं स्वीकार कभी नहीं किया इस चीज़ को। मैं बोला कि देखिए, कुछ अगर मसाला गाने का भी अलग अलग रूप होता है। ऐसे डायरेक्ट नहीं कहते हैं कि अश्लील लिखिए, कहते हैं कि कुछ मसालेदार दीजिए। तो मैं बोला कि मसालेदार मतलब मैं गुलजार सर जैसा दे सकता हूँ कि बीड़ी जलाई ले जिगर से पिया, जिगर में बड़ी आग है। हाँ हाँ एकदम डायरेक्ट तो मैं कोई चीज़ नहीं बोल सकता। मैं थोड़ा सा उसको बात को कलात्मक ढंग से बोलूँगा और वो अच्छा भी होता है, वो सुनने में भी अच्छा लगता है। मेरे कई ऐसे गाने हैं जो आइटम सॉन्ग हैं, लेकिन अलग अलग तरीके के हैं सब, बहुत वल्गर नहीं होंगे। उनको अब डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट माना नहीं करते, घुमा फिरा कर माना कर देते हैं। जी जी जी। हम और शायद इसीलिए मैं कम काम करता हूँ, क्योंकि बस मैं यही सब क्योंकि मना मैं ज़्यादा करता हाँ हूँ। यही सब पूछ रहा था मैं, इसलिए इस पे चर्चा हो रही थी। मेरा कम गाना आता है, लेकिन अच्छा। जो भी आता है फैमिली के साथ आप सुन सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह अभी तो शायद भोजपुरी में भी कानून बन गया है कि आप अश्लील गाना बजा नहीं सकते हैं। और आप लोगों की दुआ से तो मेरी हिंदी भी पिक्चरें अभी बहुत आ रही हैं। एक मेरी नई पिक्चर आ रही है पारितोष त्रिपाठी, जिसमें हीरो हैं बाईपास 33। तो हिंदी फिल्म गीतकार संगीतकार आ रहा हूँ। फिर मेरी एक फिल्म आ रही है रतनपुरा, जो ये भी बहुत ही अच्छा सस्पेंस थ्रिलर फिल्म है, शिक्षा पे आधारित है। और उड़ चले आ रही है, बच्चों पे है। तो आप लिखते हैं इतने प्यारे कि आपके मतलब जो भी आपके लिखे हुए गाने हैं कोई भी सुनता है, मैं भी अगर सुनता हूँ तो मतलब कान को, आत्मा को और दिमाग को सुकून मिलता है। लगता है कि कोई किसी ने लिखा है, मतलब फील आता है। जी। लोग भी सुनते होंगे, सुनेंगे तो फील आएगा। लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है कि यहाँ पे चोरी के बारे में हमने बात किया ही, अश्लीलता को लेकर तो हमेशा यहाँ पे आवाज़ आती रही है, जबकि बाकी इंडस्ट्री भी तो है वहीं, थोड़ा भोजपुरी को लेकर ज़्यादा लोग बात कर लेते हैं क्योंकि हम वहाँ से आते हैं। और ये अच्छी बात है, भोजपुरी मतलब उसकी खूबसूरती है कि लोग भोजपुरी को लेकर बात करते हैं, क्योंकि अश्लील तो राजस्थानी भी है। देखिए, अश्लील हर जगह है, लेकिन अपने अपने कल्चर को बचाना किसका फर्ज है? हाँ, ये तो हमारा ही फर्ज है ना कि हम अपने समाज को, हम अपने कल्चर को, हम अपनी परंपरा को बचा के रखें। तो इस दायित्व को समझना, सिर्फ कलाकारी मतलब ये कलाकार का धर्म है। जैसे सबका एक धर्म है ना, हर फील्ड के लोग अपने अपने तरीके से अपने समाज की, अपनी कल्चर की रक्षा करते हैं। तो कलाकार भी अपने विधा से समाज का आईना बन सकते हैं ना। अब आप तो वही दिखाएंगे, जो दिखाएंगे वही पब्लिक देखेगा। तो आपका फर्ज बनता है कि अच्छा काम कीजिए। आपको ज्ञान मिला है तो इसका दुरुपयोग मत कीजिए। जी जी। जैसा कि सर हम लोग बिहार से आते हैं, अभी बिहार से, मैं भी बिहार से हूँ। जी। भोजपुरी बिहार की लैंग्वेज है, वहाँ पे भोजपुरी के बारे में, भोजपुरी से मतलब बिहार की जो इंडस्ट्री है भोजपुरी से ही पहचान है। आजकल तो मगही आ गए हैं, मैथिली आ गई है, मैथिली भी अच्छी चलती है, मगही भी आजकल बहुत अच्छी चल रही है। अब तो बिहार में भी कई तरह के गाने आने लगे हैं। लेकिन जब अश्लील गाने आते हैं, बहुत सारे अश्लील गाने चलते हैं, शायद हम भी नहीं सुन पाते अपने घर में या फिर, लेकिन व्यूज़ तो बहुत ज़्यादा रहते हैं उनके। हाँ, ये जो व्यूज का मामला है ना, ये बहुत बड़ा छलावा है। ये क्या है ना कि व्यूज देख के और आपके प्रशंसक बहुत ज़्यादा हैं, ये मत सोच ले कलाकार कोई।
एक होता है कि आप समझ जाइए कि कोई गाली गलौज करके मारपीट करके, मारपीट चौक पे हो रहा है, गाली गलौज हो रहा है, तो वहाँ पे आप देखिएगा हजारों की संख्या में लोग अपने आप भीड़ लगा देंगे कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। और एक तरफ कथा प्रवचन चल रहा है, तो वहाँ पर देखेंगे कि बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है, लेकिन कथा प्रवचन को, आप गाली गलौज को, दोनों के रिस्पेक्ट में जमीन आसमान का फर्क है। भीड़ वहाँ भी है और भीड़ यहाँ भी है। तो वहाँ का 50 भीड़ और यहाँ का 5 भीड़, उस 50 भीड़ पे ये प्रवचन और कथा वाला 5 भीड़ भारी है। बिल्कुल सही बात है। हर चीज़ का एक अपना महत्व होता है। हर तो आप देखिए कि आप कहाँ पे खड़े हैं, प्रवचन और कथा में खड़े हैं या कि झगड़ा गाली गलौज और मारपीट के पास खड़े हैं। और तो कलाकार को ये लगता है कि भीड़ है ना, तो ये गाना मेरा बहुत अच्छा है, लेकिन उस गाने को जरा 1 महीने बाद ढूंढिएगा, वो फिर दिखाई नहीं देता है, गायब हो जाता है। और जो अच्छा गाना रहता है वो निरंतर गाना रहता है, वो हमेशा वो मतलब कल्चर बन जाता है, वो परंपरा बन जाती है आपके समाज की। तो इसलिए कभी भी ऐसा कालजयी गाना लिखना चाहिए कलाकार को कि भले ही अभी व्यू कम है, लेकिन वो आपके आने वाला कल्चर भी उसको आगे बढ़ाएगा। वो एक दिन का नहीं है, वो धीरे धीरे असर करेगा, और धीरे धीरे जब असर करेगा तो परमानेंट हो जाएगा। जैसे आप गाना सुन सकते हैं कि गंगा किनारे मोरा गांव हो, घरे पहुंचा दे देवी मैया, कहे के तो सभी के हुआ अपन आपन कहावे अला के बाद, ये हम लोग के बचपन गंगा किनारे मोरा गांव। तो उसके गीतकार संगीतकार थे लक्ष्मण साहबादी जी। वो मेरा हमेशा ही मतलब आदर्श रहे हैं, और भोजपुरी में मैं उन्हीं के मार्गदर्शन में चलता हूँ, उन्हीं को याद करता हूँ कि वैसा कुछ गाना बनाओ। तो जो अच्छा चीज़ है वो सदियों से चल रहा है, वो आज भी है। और जो आप ये करेंगे, कुछ पल के लिए व्यू तो आ जाएगा, आपका पैसा भी आ जाएगा, लेकिन आप कल रहेंगे कि नहीं रहेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। बिहार की मिट्टी, जी बिहार की मिट्टी, जी, बिहार से आप आते हैं, हम आते हैं। बिहार की मिट्टी में क्या खूबसूरती है, आप अपने अनुभव थोड़ा बताइए मुझे। देखिए बिहार एक ऐसा जगह है जहाँ से तो पहला तो अपना चंपारण की ही बात हम लोग कर रहे हैं, तो वहाँ से तो गांधी जी ने सत्याग्रह का, वहीं से आंदोलन शुरू हुआ था सत्याग्रह का। तो सबसे बड़ा तो वहाँ एक देशभक्ति है वहाँ के मिट्टी में, क्योंकि वहाँ ही क्यों चुना उन्होंने, क्योंकि वहाँ के लोग में वो जोश, वो जुनून है बिहार के मिट्टी में। तो वहाँ से उन्होंने उस चीज़ को शुरुआत किया, तो उधर से आंदोलन चालू हुआ, क्रांति चालू हुई वहाँ से। तो एक तो ये हुआ एक देशभक्ति वाला रंग। दूसरा है कि अपने जो राजेंद्र प्रसाद जी, अपने प्रथम राष्ट्रपति, हाँ प्रथम राष्ट्रपति जो हैं, उन्होंने भोजपुरी फिल्म की शुरुआत करवाई नाजिर हुसैन साहब से। पहली शुरुआत वहीं से हुई थी। हाँ, उन्होंने ही बोला कि भोजपुरी में नाजिर हुसैन जी हिंदी के जाने माने अभिनेता थे, और वो गाजीपुर के थे। तो वो काफ़ी सारा उन्होंने दिलीप कुमार से लेके राज कपूर, राजेश खन्ना, सबके साथ एक से एक बड़ी हिट पिक्चर उन्होंने दिया है। तो उतना फेमस चेहरा और हमारे भोजपुरी भाषी थे। तो ये देखते हुए राजेंद्र प्रसाद जी ने उनको कहा कि भाई हमारे भोजपुरी में भी एक फिल्म बनाइए आप। तो फिर वहाँ से उन्होंने भोजपुरी फिल्म की शुरुआत की।
तो एक ये भोजपुरी मिट्टी का ही जुनून है, एक जो भोजपुरी का लाल एक जो है वो अपने माँ के लिए सोचा और एक फिल्म की शुरुआत हुई कि यहाँ भी एक इंडस्ट्री होना चाहिए। कौन मिला राष्ट्रपति? थोड़ा मैं वो समझना चाहूँगा। नहीं नहीं, ये जो है राष्ट्रपति और ये राष्ट्रपति साहब ने नहीं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने नाजिर हुसैन से कहा, मुलाकात हाँ मुलाकात करके कहा कि आप इतना अच्छा हिंदी में काम कर रहे हैं जो सराहनीय है। और किसी फंक्शन में उन लोग की मुलाकात हुई थी, फिल्म के ही किसी उसमें, तो ये उन्होंने कहा कि हमारे भी भाषा पे, आपकी अपनी मातृ भाषा है तो क्यों ना हम लोग अपने भी भाषा में एक फिल्म बनाया जाए, और आप बनाइए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। यानी इन दो लोगों के बारे में कहा जाएगा कि इन दो लोगों के योगदान अब से ही भोजपुरी जब इंडस्ट्री राष्ट्रपति ने बोल दिया तो उनको भी एक आत्मबल मिल गया कि क्योंकि उस वक्त में फिल्म बनाने के लिए काफ़ी सारा बजट लगता था, ठीक ना, तो जिसमें वो गंगा मैया तो है पियरी चढ़ाइबो। मतलब नाजिर हुसैन और राजेंद्र प्रसाद नहीं होते तो आज भोजपुरी होता नहीं होता, इसकी कोई गारंटी नहीं होता, क्योंकि कोई सोचने वाला ही नहीं था ना। क्योंकि देखिए ये तो उस लाल को सलाम है जो सोचा, हाँ, जिन्होंने इस भोजपुरी सिनेमा की नींव रखी और जिनके मन में ये विचार आया कि हमारे भी भाषा में फिल्म होनी चाहिए, और उन्होंने नाजिर हुसैन से कहा, और उन्होंने भी बहुत ही, जो हिंदी में इतना बड़ा नाम हो चुका था और फिर से भोजपुरी अपने भाषा के लिए काम करने के लिए बहुत ही सहज तरीके से स्वीकार कर लिया, प्राउडली स्वीकार कर लिया, तो ये बहुत बड़ी बात है। और उन्होंने फिल्म बनाई गंगा मैया तो है पियरी चढ़ेबो, और उस वक्त की वो सबसे सुपर डुपर फिल्म साबित हुई, और उन्हीं का आज खेती किया हुआ है जो हम सब काट रहे हैं और उस पे जी रहे हैं। तो रोजी रोटी का उन्होंने जो लाखों लोगों को जो आज रोजी रोटी का माध्यम दिया है और जो लाखों भोजपुरिया कलाकार कमा खा रहे हैं, ये सब राजेंद्र प्रसाद जी और नाजिर हुसैन जी का ही देन है। मैं उनको सलूट करना चाहता हूँ। अभी हम लोग राजेंद्र प्रसाद के बारे में बात कर रहे थे, जी देश के प्रथम राष्ट्रपति, जी, थोड़ा उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं ताकि लोग जानें उनके बारे में। आज लोग तो जानते ही हैं लेकिन बहुत सारे लोग उनको भूल चुके हैं। खुद हमारा बिहार भूल चुका है उनको, मुझे ऐसा लगता है। नहीं ऐसा नहीं है। देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं उनको भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि वो देश के पहले राष्ट्रपति हैं। तो उनको तो ऐसे भी इतिहास उनको भूलने नहीं देगा आपको। इतिहास भूलने नहीं देगा सर, ये तो बात मैं समझता हूँ, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि अभी के जो जनरेशन है, मुझे नहीं लगता है कि उनको याद रखी है, क्योंकि लोग भूल चुके हैं, उनके बारे में नहीं जानते। हमारे सिलेबस में राजेंद्र प्रसाद थे तो मैं हाँ बिल्कुल अभी क्या अभी तो पता नहीं, लेकिन मैं आजकल के बच्चों को देखता हूँ राजेंद्र प्रसाद उनको पता ही नहीं है कौन है। देखिए अभी तो बच्चों लोग को बहुत कुछ पता नहीं है, क्योंकि अभी क्या है ना कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं हमारे कल्चर में, हमारे बच्चों में, जो उनको सही मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा है। इसका बहुत सारा कारण ये है, ये टीवी मोबाइल भी है, ठीक ना। मोबाइल के कारण बच्चे लोग मेन जड़ तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। वो कहीं कहीं, क्योंकि पूरा वर्ल्ड का चीज़ आ रहा है, तो अपने कल्चर को छोड़ के वो लोग दूसरे कल्चर में भी घुस जा रहे हैं, समा जा रहे हैं और दूसरे कल्चर के प्रति प्रभावित हो जा रहे हैं। तो ये बहुत लंबा टॉपिक है कि क्या पढ़ाई हो रहा है क्या नहीं हो रहा, क्योंकि एक नहीं, उस पे हम नहीं राजेंद्र प्रसाद साहब ही नहीं, उनके जैसे कितने बड़े बड़े विभूतियाँ जो हैं
जो बिहार के हैं उनको दुनिया मतलब उस जगह पे ना वैसा अवार्ड फंक्शन होता है, ना उनके नाम पे कुछ अवार्ड दिया जाता है। ऐसा बहुत सिंपल अवार्ड का नाम लोग रख लेते हैं, लेकिन ना कोई लक्ष्मण साहबादी अवार्ड देता है, ना कोई राजेंद्र प्रसाद अवार्ड देता है, ना कोई नाजिर हुसैन अवार्ड देता है। ये सब अवार्ड नाम पर होना चाहिए, तभी तो अब वो लोग फिर से आएंगे। उनके बारे में जानेंगे। हाँ, मैंने गाना बनाया था, उसमें मैं हमेशा ही अपने गानों में ये इस चीज़ को मैं सपोर्ट करता हूँ, इन लोग को लाना चाहता हूँ। जो भी महान विभूतियाँ हैं बिहार के, उनको मैं हमेशा ही अपने, जब भी कोई बिहार पर गाना बनाता हूँ तो उनका नाम मैं ज़रूर उसमें लेके आता हूँ। मैंने एक गाना बनाया था कि जय जय बिहार, जय जय बिहार, जय जय बिहारी, प्यार मांगे दुलार, निभावे यारी, निभावे यारी। लंदन मॉरिशस चाहे होखे सूरीनाम, कहीं ना झुकैले बा बिहारी स्वाभिमान। ट्रिनिडा गोवाना बाबू देखा तू नेपाल, अपना हुनर कलाकारी से कैले बा कमाल। पूरा वर्ल्ड में, अरे पूरा वर्ल्ड में झंडा गड़ले बाटे, हाँ भोजपुरिया लाल। पूरा वर्ल्ड में झंडा गड़ले बाजा के भोजपुरिया लाल। भारत के पहला राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, भारत के पहला राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, चाणक्य के कूटनीति और गुरु गोविंद के कैला याद। कर्पूरी ठाकुर जन के नायक, श्रद्धा सिन्हा सुर के रानी, नाच भिखारी ठाकुर के यह कालिदास के अद्भुत बानी, यह कालिदास के अद्भुत बानी। तो इस तरह का मैं अपने गानों में हमेशा लाने की कोशिश करता हूँ। जो भी नाम है, जो एक हमारे बिहार के लिए शान है, तो उन नामों को मैं हमेशा अपने गानों में जोड़ के चलता हूँ जब कोई भी बिहार पे मैं गाना बनाता हूँ। मैं इसीलिए चर्चा कर रहा था कि राजेंद्र प्रसाद को लेकर जी मैं बड़ा बात करना चाहता हूँ उनके बारे में, जी क्योंकि बचपन में जब उनके बारे में मैं पढ़ा था तो मुझे याद है, लिखा था कि जब वो पढ़ते थे तो बगल से बारात गुजर जाती थी, उनको पता नहीं चलता था, इतना उनके अपने माइंड पे कंट्रोल था। कितनी बड़ी बात है कि बारात जो बैंड बाजा के साथ जा रही है, गाना बज रहे हैं और वो पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनको पता नहीं है। कोई आकर पूछता है कि इधर से बारात गई है, बोलते हैं कि नहीं मुझे नहीं पता है। देखिए, इसी को स्पिरिचुअल राजेंद्र प्रसाद, इसी को स्पिरिचुअल भाषा में, अध्यात्म के भाषा में समाधि कहते हैं। आप यहाँ हो के भी यहाँ नहीं हैं, तो वो है। एक बार सेम घटना बता रहा हूँ, जैसे आपने बताई राजधानी पकड़ के आ जाइए, जो गाना मेरा है, सजन राजधानी पकड़ के आ जाइए, ये लक्ष्मी नगर दिल्ली में मैंने, मतलब एक तरह से चौराहा था, लक्ष्मी नगर चौराहा, जहाँ से चारों ओर से बस, ट्रक, ऑटो रिक्शा, हर तरह का गाड़ी आ रहा है, जा रहा है, और उसके कॉर्नर पे खड़ा होके मैंने ये गाना बनाया है। और चारों तरफ पी पा पूरा हॉर्न आ रहा है, लेकिन अचानक मैं इतना डीपली घुस गया कि धीरे 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 एकदम सारा साउंड खत्म, और मैं किसी और जोन में चला गया। मुझे कोई साउंड सुनाई नहीं दे रहा। मुझे आज भी वो वक्त याद है कि मैं एकदम साइलेंट मूड में चला गया और अगल बगल का कोई आवाज़ नहीं सुनाई दे रहा है। जैसे ही गाना मैंने मुखड़ा कंप्लीट किया, जुम से सारा फिर आवाज़ आने लगा। एक तरह से मैं कहीं और ही था। तो इस चीज़ को मैं फील किया हूँ जो आप बता रहे हैं, तो उस चीज़ को, उस जगह पे मैं भी पहुँचता हूँ। आप, मैं ही क्या, कोई भी क्रिएटर जब कुछ क्रिएट करता है तो जब वहाँ है, जहाँ है वहाँ वो रहेगा तो नहीं कर पाएगा। वो अपने थॉट में जब चला जाता है तो वहाँ का कोई चीज़ उसे सुनाई नहीं देता है। तो वही बात है ना कि उतने बड़ी हस्ती थी, जैसे आपने उसको फील किया, कुछ तो उनमें होगी जो राष्ट्रपति बनाया गया। कर्पूरी ठाकुर की बात बता रहे हैं, गुरु गोविंद सिंह, तो उनका गुरु गोविंद सिंह की जो सिखों के सबसे लास्ट गुरु थे, ऐसे ऐसे महारथी बिहार में कालिदास हुए, चाणक्य, अशोक, आर्यभट्ट, किसी की चर्चा नहीं है। अशोक की चर्चा नहीं होती है। अशोक
कहाँ चर्चा होती है उसमें? भाई जिसने जीरो का आविष्कार किया, आर्यभट्ट, उन- उनकी चर्चा नहीं है। भाई यहाँ देखिए, अभी बिहार का ऐसा है, बिहार क्या, हम अपने भोजपुरी जो समाज है, अपना भोजपुरिया जगत है, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर अपने जो सीनियर लोग हैं, जैसे भिखारी ठाकुर हो गए, महेंद्र मिश्र हो गए, लक्ष्मण साहबादी हो गए, विश्वनाथ जी हो गए, तो बहुत ऐसे बड़े बड़े धरोहर यहाँ जिन्होंने भोजपुरी के लिए काम किया है, उनका कोई नाम नहीं लेता तो है। वही मैं पूछ रहा हूँ, क्या तो एक शर्म छोटे आती ही है स्तर इनको? पे देख लिया जाए तो पूरा बिहार का तो छोड़ दीजिए, एक छोटे ही स्तर पे भोजपुरिया जो हमारा सिनेमा है या संगीत जगत है, उसी में ही कोई किसी का नाम नहीं लेता है, क्योंकि सबको अपनी पड़ी है, सब अपने ग्लैमर में सब उलझे हुए हैं। तो देखिए, ये तो अपने विचार के ऊपर भी निर्भर करता है, आपका थॉट क्या है। नहीं, मुझे दुख इसलिए लगता है आप दूसरे के काम की सराहना कब करेंगे? जब आप जो है अपने इन चीज़ों से जब उठ जाएंगे, अपने आप से जब उठ जाएंगे, तभी आप दूसरे की तारीफ कर सकते हैं या सराहना कर सकते हैं। और यहाँ दूसरे की सराहना कौन करता है? जैसे एक दूसरे का मनोबल कोई नहीं बढ़ाता कोई नहीं है। बढ़ाता, सही सब किसी को बस अपने अपने आप को बड़ा कह के बड़ा साबित करना है, और वैसे बड़ा होने का मेरे नज़र में कोई मतलब नहीं है। मेरे नज़र में बड़ा होने का मतलब है जब दुनिया आपको बड़ा कहे। कहीं ना कहीं ये मन को आप ये फील है कि लोग बड़े नाम का इसलिए चर्चा नहीं करना चाहते हैं, खासकर एक फील्ड के, कि अगर मुझसे बड़ा कोई नाम है तो इस डर से लोग चर्चा नहीं करते हैं कि अगर उसके नाम का चर्चा करूंगा तो फिर लोग उधर प्रभावित हो जाएंगे, मेरे तरफ कौन देखेगा। तो मुझे लगता है कि ये इस भय से निकलना चाहिए इंसान को, जो आप हैं वो आप हैं, और जो वो है सो वो है। तो इससे कोई खतरा नहीं है, इसलिए खुल के चर्चा होनी चाहिए और खुल के तारीफ होनी चाहिए एक दूसरे की। अगर वो जो अच्छा कर रहा है ना, उसको अच्छा बोलने में आपको कोई नुकसान नहीं है। एक बार करके देखो, अच्छा लगेगा। भोजपुरी में चाहे हमारे इंडस्ट्री में जो भी हाँ लोग खुल के सामने नहीं आते हैं, हाँ। आते हैं, आपको लगता है? नहीं, देखिए, फिल्मी लाइन में ही खुल के मतलब नहीं है, लोग आते मतलब हैं किसी का सामने। सपोर्ट नहीं करते हैं सब? नहीं, सपोर्ट करते हैं। देखिए, खुल के इसमें क्या है, सपोर्ट और ना सपोर्ट का बात ही नहीं है। यहाँ पे तो अपने आप को ही सामने लाने में हालत ख़राब है। ये भी एक कारण है कि अपने आप को ही, और ये इंडस्ट्री मतलब अपने आप को ही सामने लाने में परेशान है, तो आप दूसरे के कैसा क्यों जिक्र करेंगे? जैसे मैंने पहले भी अभी बताया कि बड़े नाम, अपने से बड़े नाम का कोई जिक्र नहीं करना चाहता है, क्योंकि कहीं उसके आगे मैं धूमिल ना हो जाऊं। लेकिन ऐसा कोई डरने की बात नहीं है, और खुल के चर्चा होनी चाहिए, खुल के तारीफ होनी चाहिए। अगर वो हमसे बेटर है, अगर हमसे किसी ने अच्छा काम किया, तो उसकी तारीफ करनी चाहिए कि वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया। जैसा आप इतने अच्छे लिखते हैं जी, सब तरह के गाने लिखते हैं, तो कभी ऐसा भी लगा होगा कि मैं इतना मेहनत करता हूँ, इतना काम करता हूँ और लोगों के साथ, लेकिन कोई ऐसा कारण भी हुआ या फिर वजह हुआ कि ऐसा लगा होगा कि नहीं यार, मुझे और अच्छा हो जगह, और अच्छी जगह होना चाहिए, मेरा और पहचान होना चाहिए, इन किसी की वजह से या फिर किस कारण से मैं थोड़ा पीछे रह गया, या फिर सही हूँ अपनी जगह पे जहाँ पे हूँ, मैं अच्छा हूँ, सेटिस्फेक्शन कितना है? देखिए, मुझे सेटिस्फेक्शन बहुत है, और मेरा नाम ही संतोष है, तो इसलिए सब्र तो मुझ में होगा ही। और क्योंकि मैं ये सोचता हूँ कि जो मुझे करना है ना, मैं बस वही कर रहा हूँ, तो संतुष्टि होगा ही। अगर जो आप नहीं चाह रहे हैं फिर भी आप वो कर रहे हैं, तो आपको संतुष्टि नहीं हो। लेकिन जो आप चुन के कर रहे हैं कि मैं सेलेक्टेड काम करूंगा, मुझे ये मज़ा आएगा करने में, तो जब तक आपको काम करने में मज़ा आ रहा है तो आप संतुष्ट हैं। अगर आप काम को अर्निंग समझ के या बोझ समझ के कर रहे हैं, फटाफट करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, तो आप परेशान हैं। अगर मैं कम पैसा कमा के
और सेलेक्टेड काम कर रहा हूँ, तो वो पर्सन तो हमेशा मतलब संतुष्ट रहेगा ही ना। पीयूष मिश्रा का मैं अभी एक कविता पढ़ रहा था, मुझे अभी इसी बात पे याद आया कि वो काम ही क्या जो सर पे बोझ लगे, वही बात है कि जब काम करें सर पे बोझ आ जाए तो फिर क्या मतलब। हाँ बिल्कुल। सही हर बात हर इंसान का अपना एक जर्नी है, और ये जर्नी बहुत कुछ सिखा के जाता है आपको। आप जब अपने मंजिल तक पहुंचते हैं ना, तो वो रास्ते का जितना भी अनुभव रहता है आपके पास रहता है। और जब आपको उसकी ज़रूरत पड़ती है ना, तो जैसे तिजोरी में रखा हुआ धन धीरे धीरे आदमी निकाल के खर्चा करता है, उसी तरह अनुभव भी आदमी धीरे धीरे निकाल के खर्चा करता है। उस वक्त मैं जब स्ट्रगल कर रहा था, तो रास्ते में जैसे दिल्ली पटना, पटना से दिल्ली, दिल्ली से बनारस, फिर बनारस से बम्बई, जो इतना मुझे सफ़र करना पड़ा, तो मुझे रास्ते में कई बार विचार आए, कई बार कुछ सोचने लगा कि क्या है, अब कहाँ जाना है। तो मैंने एक छोटी सी लाइन लिखी थी, शेर लिखा था कि कुछ सफ़र कर लिया, कुछ सफ़र पर जाना बाकी है, चल के जब बहुत दूर आ गए हम, याद आया अभी घर पर जाना बाकी है। कुछ सफ़र कर लिया, कुछ सफ़र पर जाना बाकी है, चल के जब बहुत दूर आ गए हम, याद आया अभी घर पर जाना बाकी है। लाख अपनों की याद आती रही, हम दिल पे पत्थर रख के चलते रहे। कभी शहर हमको बदलते रहा, तो कभी हम शहर को बदलते रहे। कुछ और सुनाइए। अब आगे जाना है कहाँ, अंतहीन है ये रास्ता, एक माया को छोड़ के मनवा दूजे माया में आके फंसा, 100 डोलत है नगर नगर, शिव तो मोरे गांव बसा। अद्भुत सर। तो कुछ और रचना हो तो 2-4 और सुना दीजिए, बहुत सारी क्योंकि रचनाएं, अब तो आखिरी कर रहे हैं हम बस। बहुत सारी रचनाएं हैं, बहुत सारी रचना है। एक मैंने अभी हाल ही में लिखा है कि सोया हुआ मुसाफिर देख रहा है। ये बहुत ही अद्भुत यात्रा ही है ये भी, और ये अनंत योनियों का यात्रा है। जो इंसान जन्म लेता है, मरता है, फिर मरता है, जन्म लेता है, ये निरंतर चलते रहता है, ये चक्र है। तो मैंने हाल ही में लिखा है कल परसों कि सोया हुआ मुसाफिर देख रहा है अपनी अनंत काल की यात्रा। एक सोया हुआ मुसाफिर देख रहा है अपनी अनंत काल की यात्रा। जीवन भर की कमाई से खरीदी गई टिकट को उसने अपनी मुट्ठियों में जोर से बंद कर रखा है। शायद यह टिकट ही मुसाफिरों की दशा और दिशा तय करती है। वो देख रहा है लाखों करोड़ों मुसाफिरों को पीछे छोड़ते हुए अपनी मंजिल की ओर सबसे आगे निकल चुका है। कुछ महीनों सफ़र करने के बाद उसे महसूस हुआ वो एक अलौकिक ब्रह्मांड में आ गया है, और उसके नाभि से एक इंद्रधनुष भी जुड़ा हुआ है जो उसमें निरंतर रक्त का संचार कर रहा है। वहाँ उसे किसी बात की चिंता नहीं, न किसी बात का भय है, बस आनंद ही आनंद है। अब इस ब्रह्मांड से उसे कभी नहीं जाना, कहीं नहीं जाना। फिर मन ही मन एक दिन सोचता है, आखिर ये कैसी शक्ति है जो मुझे अपने अंदर समाये बैठी है, जो बिना किसी स्वार्थ के अपने रक्त से मेरा भरण पोषण कर रही है। यही सोचते सोचते मुसाफिर की आंखें करुणा से भर जाती है और वो नींद से जाग जाता है। और जैसे ही वो नींद से जागता है, खुद को एक गहरे नीले समंदर में एक मछली के साथ खुद को तैरता देखकर सब कुछ भूल जाता है। ये मैं तो खो गया था। बस ये एक स्पिरिचुअल जर्नी है, जन्म से मृत्यु तक, फिर मृत्यु से जन्म तक। क्या लिखते हैं सर आप? थैंक यू। जबरदस्त। बस लोगों तक ये भाव आपके जरिए पहुंच रहा है, इसके लिए आपको बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। जबरदस्त।
जी मैं तो खो गया था। जी जी। अब मैं समझ में नहीं आ रहा मैं अब क्या पूछूं मैं, क्योंकि इतना मैं खो गया इस गान मतलब इस शब्द में, मैं सोचने लगा, मतलब सब जर्नी सोचने लगा ये सब जो जो आप जी जी लिखे जी। उसमें। सब परमात्मा करवाते हैं, हम लोग तो बस जरिया है। वो वही ऐसा लगता है कि हाथ पकड़ के लिखवा रहे हैं, और नहीं तो हम लोग ऐसी चीज़ें कभी कभी सोचता हूँ कि कहाँ से आ रहे, कैसे लिख ले रहा हूँ। तो ये ऐसा नहीं लगता मेरे बस की बात है, ये कोई ना कोई करवाता ही है। अच्छा, ये जो गीत संगीत लिखने का जो गीतकार जो लिखते हैं आप, जी तो इसके लिए पढ़ना कितना ज़रूरी है बुक, या देखिए, फिर ज़रूरी नहीं है, अनुभव से ही हो जाएगा? नहीं नहीं, आपको पढ़ना तो पड़ेगा। पढ़िए या फिर सुनिए या देखिए। हम्म, देखिए, दो तरीके से होती है, कई माध्यम है लिखने का, कई माध्यम है। या तो आपके जीवन में अनंत घटनाएं घटी हों, आपने अनंत सफ़र किया हो, अनेक तरह के लोगों से मिला हो, जिसमें ज्ञानी, हास्य, दुख, करुणा, ये हर तरह का धूप छाँव आपकी ज़िंदगी में आया हो। मतलब किताबों का अनुभव आपको जीवन में ही मिल गया हो, हर मोड़ पे आपको ऐसे ऐसे टीचर मिले हों जो आपको सिखाते गए हों, अलग अलग लोग मिले हों। तो वो जर्नी, वो भी पढ़ाई ही है, क्योंकि किताबें वहीं से लिखी जाती हैं। किताबें ऐसे नहीं कि वो कोई आसमान से, वही लोग लिखते हैं जो इस सफ़र में वो देखे होते हैं, जो गुजरा होता है उनकी ज़िंदगी पे, जो उनका अनुभव होता है। उस अनुभव को पढ़ के आप फिर एक अपना अनुभव मिला के एक नई तरीके से फिर आप सोचते हैं। तो या तो आपने जर्नी किया हो उतना, आपने दुनिया उतना देखा हो, उतना दुख सुख झेला हो, तब वो भी एक ज्ञान ही है। दूसरा, या तो आपने देखा हो, मतलब देखा मतलब पिक्चराइजेशन, आप पिक्चर भी देख के बहुत कुछ सीख सकते हैं। सिनेमा एक से एक सिनेमा है, एक से एक फिल्म है, जिससे फिल्म को देख के भी आपको बहुत ज्ञान आएगा, ठीक ना। आप चाहे पढ़ें चाहे देख लें, बात बराबर ही है। लेकिन पढ़ने का एक अलग मज़ा है, जब आप पढ़ते हैं तो अपना पिक्चराइजेशन करते हैं। टीवी में जो आप देख रहे हैं फिल्म, वो तो दिख रहा है, तो आप कुछ नहीं दृश्यांकन करेंगे। लेकिन जब आप पढ़ते हैं कि एक राजा था, वो जंगल से होके गुजर रहा था, वो रास्ता बहुत डरावना था, घने जंगल से होके गुजर रहा था, तो फिर जब आप पढ़ रहे होते हैं तो आप उस जंगल में पहुंच जाते हैं, आप देख रहे हैं कि घना जंगल है, तो अपना एक पिक्चराइजेशन शुरू करते हैं। तो किताब पढ़ने का ये मज़ा है, और उससे बहुत ज्ञान भी हासिल होता है। तो कई माध्यम ऐसे हैं जो आपके लेखनी में काम आता है। आप एक बच्चे से भी सीख सकते हैं, हमेशा आप नई नई चीज़ें सीखने में आप रुचि अगर रखते हैं तो आप कहीं से भी सीख सकते हैं। अपने से छोटे बच्चे से भी कोई नया चीज़ आप सीख सकते हैं, और वो अपने गानों में लेकर, जैसे कि मैंने आपको पिछले बताया था कि मंदिर समझ के एक घर में घुस गया था, तो मैं उस शब्द को मैं अपने गाने में लाया। आपने तो जीवन से काफ़ी कुछ अनुभव लेकर, हाँ, मेरा ज़्यादातर जीवन से ही अनुभव है, और लोगों से ऐसे मिला हूँ। और दूसरा, फिल्म का बहुत माध्यम है, पिक्चर में बहुत देखा हूँ। मतलब हमको लगता है कि बहुत ज़्यादा पिक्चर में देखा हूँ, पढ़ा कम हूँ, किताब बहुत कम पढ़ा हूँ, लेकिन साक्षात अनुभव मुझे ज़्यादा हुआ है। जिंदगी से मिली है अनुभव। हाँ, रियलिस्टिक मैं बहुत ज़्यादा देख चुका हूँ। वो तो आपने बताया बनारस वाली बात, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, और आपको तो ज़िंदगी भर सीखना है, एंड तक सीखना है। वो सीखने का और पढ़ने का, सुनने का, वो तो आपको लास्ट तक अर्जित करते ही रहना है। वो कभी ज्ञान से कोई भरा नहीं हो सकता है, और अच्छा है कि आप भरे ना, खाली ही रहें, क्योंकि भरे रहेंगे तो फिर आप वहीं रुक जाएंगे। फिर खाली रहना बहुत ज़रूरी है। बहुत गंभीर बात। एक मैंने लिखा था कि लिखता जा तू मोती होंगे अक्षर काले,
लिखता जा बस लिखता जा तू मोती होंगे अक्षर काले, कल ये जाके मरहम बनेंगे उंगलियों के तेरे छाले। अरे वाह, जबरदस्त। तो ये जब मैं लिखा था, ये मेरी हिंदी फिल्म है एक, जिसका एक न काटो मुझे दुखता है पर्यावरण पर भी ये गाना है जो बहुत फेमस हुआ है। जो बच्चे लोग नर्सरी क्लास से लेके और कॉलेज तक के बच्चे लोग इस पे परफॉर्म करते हैं, उसी फिल्म का ये गाना है। लिखता जा बस लिखता जा तू मोती होंगे अक्षर काले, कल ये जाके मरहम बनेंगे उंगलियों के तेरे छाले। उसी फिल्म में एक ये पर्यावरण वाला गाना है, उसका मैं 2 लाइन सुनाना चाहूँगा क्योंकि ये भी सामाजिक गाना है, पर्यावरण का गाना है जो अभी खासकर इंसानियत को, पूरी दुनिया के लिए बहुत ज़रूरी है। पेड़ पौधे को सुरक्षित रखना और नया पौधा लगाना। मैं हर हिंदुस्तानी से, भारतवासी से, पूरी दुनिया से ये कहना चाहूँगा कि आप अपने जन्मदिन पर या आपकी शादी हो या कहीं भी कुछ शुभ काम हो रहा है तो आप पेड़ एक लगाइए, चाहे छोटा सा पौधा ही क्यों ना लगाएं, एक ज़रूर आप पौधा लगाइए। इससे क्या होगा कि एक कल्चर बन जाएगा, एक त्योहार बन जाएगा। पेड़ का एक त्योहार होना चाहिए जिसमें हम पेड़ लगाएं, पेड़ लगाने का त्योहार। बहुत बढ़िया बात। तो मैंने लिखा था पर्यावरण के ऊपर, जिसे काफ़ी भारत सरकार काफ़ी सपोर्ट भी किया उस गाने को। लोकसभा टीवी पे लोकसभा टीवी पे हमेशा आते रहता है। और डॉक्टर हर्षवर्धन जी जो पर्यावरण मंत्री थे, उन्होंने इस गाने को बहुत प्रमोट भी किया क्लीन इंडिया और ग्रीन इंडिया के तहत। थोड़ा गाइए उसके। हाँ, तो उसका मुखड़ा मैं आपको सुना रहा हूँ, जिसे देव नेगी साहब ने गाया था। और यही गाना जब मैं लता जी के स्टूडियो में रिकॉर्ड कर रहा था तो मुझे पता चला कि लता जी आई हैं। तो मैं बोला कि दर्शन जरूर करना चाहूँगा क्योंकि बचपन से हाँ, क्योंकि जिनका आवाज़ आंख बंद करने पर मुझे सुनाई देता है, जिसको इतने भक्त की तरह मैं मानता हूँ, जो मेरी प्रेरणा है, प्रेरणा स्रोत है, उनका दर्शन मुझे, और जिस चीज़ को चाहो वो चीज़ आपको मिलती है। वो उस दिन मुझे लगा था कि वाकई में आपके अंदर सच्ची भक्ति और श्रद्धा है तो जो भी चीज़ आप चाहेंगे वो आपको मिल जाएगा, एक दिन ज़रूर अब मिलेगा। तो उस दिन मुझे ये फील हुआ। और ख़ास करके जिस दिन मैं गाना रिकॉर्ड कर रहा था और एज ए म्यूज़िक डायरेक्टर, एज ए गीतकार, और उस लेवल पे जाके मुलाकात होना, ये बहुत ही, मैं अपने आप को प्राउड कर रहा था। जिसे देव नेगी गा रहे थे, जो अभी बॉलीवुड के काफ़ी पॉपुलर सिंगरों में आते हैं। तो उसी टाइम मुझे महसूस हुआ कि आई हैं, तो जाके मैं उनका दर्शन किया और उनको अच्छा लगा कि वहीं पे मेरे गाने रिकॉर्ड हो रहे थे। तो उन्होंने गाने का मुखड़ा भी मेरे से सुना और बोला कि अच्छा है, बहुत अच्छा है। फिर दोनों हाथ मेरे सर पे रख के आशीर्वाद दिया। वो पल मेरे लिए हमेशा, मतलब भुला नहीं सकता मैं, और वो वरदान के तरह मेरे ताउम्र साथ रहेगा, उनकी यादें ये। और उनको मैंने सुनाया था कि मुझसे है सांसों की तुझ में रवानी, ये खुद पेड़ कह रहा है, पेड़ खुद अपनी व्यथा कह रहा है। मुझसे है सांसों की तुझ में रवानी, मैं ना रहा तो रहेगा न पानी। मुझसे है सांसों की तुझ में रवानी, मैं ना रहा तो रहेगा न पानी। मैं तेरा हिस्सा हूँ, तू मेरा हिस्सा है, मुझसे ही तू जिंदा है। ना काटो मुझे दुखता है, ना काटो मुझे बड़ा दुखता है। हो दुखता है, हो बड़ा दुखता है, ना काटो मुझे दुखता है। तो ये गाना सुन के उन्होंने आशीर्वाद दिया था और उनका आशीर्वाद वाकई में लग गया।
ये गाना आज बहुत वायरल है और हमको लगता है कि हिंदुस्तान का हर एक बच्चा जो नर्सरी क्लास से लेके और कॉलेज तक के बच्चे एनुअल फंक्शन पे या पर्यावरण दिवस पे इस गाने पे परफॉर्म करते हैं, वो सब यूट्यूब पर उपलब्ध है। आखिरी में एक सवाल होंगे, आखिरी सवाल ये होंगे जी कि आपका खुद का गाया हुआ गाना जी। जो आपको सबसे पसंद हो, चाहे वो व्यूज़ आए हो या नहीं आए हो, मैटर नहीं करता है, जो आपको दिल से लगे हो कि हाँ मेरा गाना है, मैं प्राउड करता हूँ, एक गाना कोई। देखिए, ऐसा तो अभी गाना मैंने गाया ही नहीं है क्योंकि मैं एज ए सिंगर कभी अपने आप को लिखे हो वो भी गाना चल, मतलब हाँ। लिखने की बात हो रही देखिए, प्राउड तो मुझे इस गाने पे भी है। फिर भी कैलाश खेर ने एक गाना गाया था पवन सिंह के ही फिल्म में, कैलाश खेर साहब ने गाया था एक गाना, वो मैं आपको सुना दे रहा हूँ। रंगली चुनरिया तोहरे नाम, पवन सिंह जी की फिल्म के ये गाना जो आपके दिल के बहुत करीब हो, जो आपने लिखा हो। हाँ हाँ, दिल के करीब ही है। देखिए, लगभग सारे गाने जो मैं भी दिल हाँ, लिखता हूँ। देखिए, एक राइटर के लिए आप किसी माँ से पूछेंगे कि आपका बच्चा कौन सा सबसे आपको प्यारा है, तो वो नहीं बता पाएगी। लेकिन फिर भी एक होता है ना कि हाँ, वही बात है कि माँ के लिए चुनना बड़ा मुश्किल है। तो एक राइटर जो होता है वो गानों का सृजन करता, पैदा करने वाला होता है, तो माँ का ही फीलिंग होता है, तो उसके लिए हर उसका गाना अच्छा होता है। फिर भी मैं आपको एक पवन सिंह की फिल्म है रंगली चुनरिया तोहरे नाम, उसका कैलाश खेर साहब ने गाना गाया था, वो मैं आपको सुना दे रहा हूँ और अपने दर्शकों को भी कि ई हवा बाटे न केहू तोर रे पगला, चल जा चल जा सब कुछ छोड़ रे, सब कुछ छोड़ रे, चल चल रे बटोहिया भाई ई बाट न कहियो राई, चल चल रे बटोहिया भाई ई बाट न कहियो राई, जेकरा बाप न बाटे माई, जेकरा बाप न बाटे माई, बताव राम जी ऊ तटुअरे नु कहाई, बताव राम जी आपन भाई न बाड़ी भौजाई, कैसे जिंदगी अकेला जियल जाई हो, चल चल रे बटोहिया भाई ई बाट न कहियो राई, जेकरा बाप न बाटे माई। जी बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलकर। जी मुझे भी। एक एक करके लगभग सारे टॉपिक पर हमने बात किया, आपकी जर्नी को लेकर, आपके फिल्म जर्नी को लेकर, गाने को लेकर। वाकई में बहुत अच्छा आप लिखते हैं, अद्भुत। बहुत 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 धन्यवाद विपिन जी। और आपके इस शो पर आके भी मुझे बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा अनुभव हुआ, बहुत कुछ आपसे जानने को भी मिला और इसके लिए मैं मुझे जानने को तहे दिल मिला से आपसे मेरे से नहीं मिला, मुझे आपसे मिला। अरे बिल्कुल। और मैं चाहूँगा कि ये आपका शो और भी आगे बढ़े, खूब आगे बढ़े, लोग इसमें अच्छे अच्छे लोग आएं और आपके साथ ऐसे ही गुफ्तगू करें और एक लोगों तक अच्छी बातें पहुँचे, अच्छा कुछ जानने को मिले। और मैं ढेर सारा शुभकामना देता हूं आपके चैनल विपिन सिंह शो इस चैनल को। और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे बुलाया, आमंत्रित किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।